स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब बात करते हैं जरा बिहार की, क्योंकि प्रधानमंत्री कल बिहार के दौरे पर रहेंगे और कई दिनों से उनका बिहार का दौरा टलता आ रहा है। नीतीश कुमार के साथ एक मंच पर वो दिखाई देंगे आपको कल, और जब से ये समीकरण बदले हैं वहां सत्ता के, उसके बाद ये पहले मौका होगा जब वो बिहार के दौरे पर होंगे। उससे पहले इस वक्त खबर आ रही है आरजेडी में एक बार फिर टूट हुई है। आरजेडी के विधायक भरत बिंद एनडीए में शामिल हो गए हैं। ये भभुआ से विधायक हैं भरत बिंद, और इनसे पहले भी अभी सूचना खबरें आई थी कि आरजेडी भी टूटी, कांग्रेस भी टूटी वहां पर। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक और विधायक जो हैं वो टूट करके आ चुके हैं। 5 आरजेडी के विधायक अभी तक इस तरीके से बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो भगदड़ मची हुई है इस वक्त आरजेडी में, और वो तब है जब तेजस्वी यादव इस वक्त निकले हुए हैं अपनी यात्रा को लेकर के। और अब एक एक करके आगे मैं आपको बहुत सारे नामों पर जो हमारे पास सूचना कल की बीजेपी की सीईसी की मीटिंग से आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा हम लोग बिहार की बात करें, और इस बहाने फिर हम ये भी चर्चा करें कि बिहार के अंदर क्या सीटों का बंटवारा इस वक्त फाइनल हो पा रहा है बिहार में। देखिए, जीतन राम मांझी जी ने बहुत साफ साफ कहा कि देखिए एक खेला जो होना था वो हो गया, लेकिन बड़े खेल अभी भी बाकी हैं। वो इसी ओर इशारा कर रहे थे। और देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो बिहार की बदलती राजनीति के लिए, जैसे कहते हैं ना कि बर्तन में से एक चावल निकाल के देखते हैं कि पका या नहीं, तो बिहार की राजनीति किस तरफ पकती हुई जा रही है। लालू प्रसाद यादव जैसा जो प्रभाव था, जो राष्ट्रीय जनता दल का विधायक इस तरह से टूटेगा, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पहले भी 2 कांग्रेस के विधायक और 1 राष्ट्रीय जनता दल का विधायक टूटा। अभी कहा जा रहा है कि अभी और विधायक टूट सकते हैं। अब इसको 2 तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो ये कि जो लोग राष्ट्रीय जनता दल में हैं उनमें एक बड़ा वर्ग है जो अब राष्ट्रीय जनता दल में सहज महसूस नहीं करता, लेकिन उससे बड़ा वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है जो नया सोशल इक्वेशन है, जिस सामाजिक समीकरण के जरिए हम कह रहे हैं कि क्या 2024 में कितनी सीटें एनडीए जीत पाएगा। उस समीकरण को जब हम देखते हैं तो उसको लगता है कि हमारी राजनीति अब इसी खेमे में बचेगी, और वहां जाकर शायद ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चिंता की बात है। अब वो जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये तो चिंता है ही है कि उनके यहाँ अगर अलग अलग जो सामाजिक वर्ग से लोग आते हैं वो दूसरे खेमे में चले जा रहे हैं। नहीं, अगर विधायक को भी ये लग रहा है कि भाई आगे, अब क्योंकि बहुत कार्यकाल बाकी नहीं है, 1 साल का कार्यकाल, बल्कि 2 साल का लगभग, 25 के अंत में चुनाव होगा नवंबर में। तो मतलब विधायकों को लगने लगा कि भाई इसी और आना हमारे लिए अभी ठीक है। बहुत सारी जगह पे ऐसा हो रहा है। ऐसा बिहार में ही नहीं हो रहा। झारखंड में एक एमपी जो है वो कांग्रेस की, वो बीजेपी की तरफ चली गई। जो आप बंगाल में देखेंगे, बंगाल में बहुत सारे जो नेता हैं, अभी एक कांग्रेस के नेता जो हैं उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का हाथ थाम लिया। तो बहुत सारा महाराष्ट्र में हमने देखा ही है, बाकी जगहों पर देखा, और हिमाचल में भी अभी आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नेताओं को ऐसा लगता है। और अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा है, मैं ये जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी में आ गए हों, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण उसके अपने नेताओं को वहां पे अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरह से बाकी जैसे आरजेडी के विधायकों की बात है, आरजेडी में भी मुझे लगता है कि इस तरह से विधायकों का मन बन रहा है कि बीजेपी जो है वो भविष्य की पार्टी है, शायद इसीलिए वो बीजेपी या बाकी दलों की तरफ जो है वो झुक रहे हैं। ये सत्ता पलट गई, इसलिए एक ये स्वाभाविक वजह सामने आती है कि भाई कोई विधायक चाह रहा हो कि हम भी दूसरी ओर चले जाते हैं। लेकिन इसका एक संदेश ये भी है जिसका इशारा अभी त्रिपाठी जी कर रहे थे कि पार्टी भी कमजोर हो रही है इस वक्त, इस अंदर से। इसका मतलब आरजेडी अंदर से उतनी कोहेसिव नहीं रहेगी, कमजोर हो रही है, और लोगों को अपना भविष्य उसमें दिखना बंद हो जाए। एक होता है कि चलो ठीक है पार्टी कमजोर हुई, लेकिन जो उसके साथ हैं वो जुड़े हुए हैं। जब 3 लोग इधर आए थे विश्वास मत के समय, तो ठीक है, चलिए आपने कहा कि उनका बाहुबल था, बाहुबली के बेटे हैं, उनके ऊपर 4 मुकदमे मामले, लेकिन जो एक उनका नाम यादव जो आए थे, उनका वो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में थे, और वो अगर इधर चले आ रहे हैं तो वो कोई किसी दबाव या कोई उसमें नहीं आएंगे। और लालू जी के साथ जो लोग रहे वो कितने भी दबाव में टूटते नहीं थे। अब वो भी एक धारणा बिहार की जो खत्म हो रही है, वो बड़े परिवर्तन का संकेत है। अच्छा, अब जरा कुछ नामों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी की चुनाव समिति की कल जो बैठक हुई थी, उसके बाद जो कुछ नाम चलकर निकल करके बाहर सामने आए, उसकी हम लोग बात करेंगे। आगे जरा बढ़ाइएगा तो एक एक करके नाम हम लोग देख लेते हैं कि किस किस राज्य के अंदर कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो फाइनल लगभग हो गए। दिल्ली की बात हम लोग पहले करेंगे। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में कल दिल्ली को लेकर जिन नामों पर मुहर लगी है वो थोड़े शॉकिंग और चौंकाने वाले हो सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी बड़ा परिवर्तन कर सकती है। मनोज
तिवारी, परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी, इनका टिकट तो फाइनल है, लेकिन पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट कटना अब ये लगभग तय है। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी को भी मौका मिलेगा, ये मुश्किल लगता है। इसके अलावा चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, उनका जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। और ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से हंसराज हंस, इनका भी टिकट कर सकता है। तो 3 रिटेन करेंगे और 4 टिकट कटेंगे, ऐसी सूचना है। बिल्कुल, ये 3 जो रिटेन होने वाले हैं, तीनों दबंग नेता है, क्षेत्र में अच्छा प्रभाव, जनाधार नेता और बड़े मार्जिन से जीते हुए हैं और अपना प्रभाव है क्षेत्र के अंदर। बाकी ये तय है कि गौतम गंभीर ने जिस हिसाब से पूर्वी दिल्ली में सांसद रहे 5 साल, बहुत ज्यादा उन्होंने सक्रियता दिखाई नहीं, क्षेत्र के संघ के पदाधिकारियों से मिलते नहीं, क्षेत्र के जिला अध्यक्ष और संगठन की बैठकों में वो आते नहीं है, तो वहां पर एक संगठन बड़ा वर्ग नाराज है। मुझे लग रहा है इसी कारण वहां टिकट कट सकता है। हर्षवर्धन ने शायद पार्टी को बता दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी नया नेता वहां पर देखे, और हर्षवर्धन के यहाँ से भी नई सीट आने वाली। मीनाक्षी लेखी मंत्री रही है, लेकिन उनका क्षेत्र में चांदनी चौक में बहुत ज्यादा उनका, नई दिल्ली में बहुत ज्यादा उनका प्रभाव नहीं रहा। चांदनी चौक से तो हर्षवर्धन रहे, ठीक है, लेकिन वो जो हाँ क्षेत्र के अंदर वहाँ आम आदमी पार्टी का वहाँ अच्छा प्रभाव है, तो मुझे लग रहा है कि पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती वहां पर, और वहां नए उम्मीदवार लेके आई। जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, अब पार्टी को यह तय, भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि दोनों के मिलने के बाद उन्हें एक बेहतर उम्मीदवार देना पड़ेगा, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो, नए उम्मीदवार लाकर इतने ज्यादा वोट लिए जाए कि दोनों पक्ष मिलकर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भाजपा के उम्मीदवार को हरा ना सके। तो मुझे लग रहा है पार्टी एक सुरक्षित स्टेप देख रही है, और इसलिए उन्होंने टिकट काटने का निर्णय लिया। मुझे लगता है ये निर्णय सही है। नई दिल्ली से जो है ना बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनका नाम भी चल रहा है, और जो वहाँ सतीश उपाध्याय बीजेपी के एक पुराने नेता, उनका नाम भी चल रहा है। तो हो सकता है इस तरह के किसी नामों की घोषणा। गुजरात की बात कर लेते हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक गुजरात की 4 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह का गांधीनगर से लड़ना तय है। इसी तरीके से गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल नवसारी से फिर चुनाव लड़ेंगे, और अभी तक राज्यसभा के सदस्य रहे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को बीजेपी इस बार भावनगर सीट से लोकसभा चुनाव में लड़ा सकती है। एक और मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला, और वो भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत स्वाभाविक से नाम है, क्योंकि CR पाटिल तो देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, गांधीनगर की सीट तो उनकी एक तरह से कहें कि लगातार पारंपरिक तौर पर आडवाणी जी के बाद वो सीट है। मनसुख मांडविया को चुनाव लड़ा रहे हैं, ये एक नया एडिशन है, जिसको हम कहें कि उनका जो काम जिस तरह से था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के समय में जो उनकी प्रशंसा की थी, तो उसका एक उनको कहें कि नेता के तौर पर और स्थापित करने की कोशिश है। और पुरुषोत्तम रूपाला भी बार बार मुख्यमंत्री पद की रेस में भी रहते हैं, बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीक हैं। राजस्थान से जहां पर 25 सीटें हैं, यहां 7 उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, ये दोनों बड़े नाम हैं। बाड़मेर से कैलाश चौधरी, कोटा से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, चित्तौड़गढ़ से CP जोशी का टिकट पक्का है, और इसी तरह चुरू से राहुल कासवान और झालावाड़ 12 सीट से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को टिकट मिल सकता है। बिल्कुल है, सभी बड़े नेता है इसके अंदर। तो ओम बिरला कोटा से लोकसभा स्पीकर है, गजेंद्र सिंह शेखावत तो मंत्री है केंद्र में, अर्जुन राम मेघवाल केंद्र के अंदर मंत्री रहे, प्रदेश के बड़े नेता है। चुरू से भी, और वसुंधरा राजे को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो तय है कि उनका बेटा झालावाड़ से सांसद का चुनाव लड़ेंगे। वसुंधरा जी खुद नहीं। अब बिल्कुल ये भी एक सवाल है कि अब दुष्यंत की जगह वसुंधरा को चुनाव लड़वाते कि नहीं पार्टी, या पार्टी उनके लिए क्या तय कर रही है। मुझे लग रहा है कि दुष्यंत की जगह वसुंधरा को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन आप टिकट दोगे तो जो मुख्यमंत्री रही है, इतनी बड़ी नेता रही है, तो क्या उन्हें केंद्र के अंदर सिर्फ सांसद बना के रखा जा सकता है? उन्हें ऐसे बड़ा नेता को आप लेके आओगे तो पार्टी में रखने से तो अच्छा ही है कि उन्हें सांसद भी रखा जाए। मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत, वसुंधरा राजे बड़ी नेता है, अगर वो सांसद बन के आती हैं और बहुत मजबूत नेता हैं, वहां केंद्रीय भूमिका में आ सकती हैं। बार बार हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे शिवराज सिंह चौहान, इनकी भूमिका बड़ी है, और दोनों ही लोकसभा में आए तो बहुत अच्छा होगा, पार्टी के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। CP जोशी के बारे में एक खबर है कि CP जोशी जयपुर सीट मांग रहे हैं, मतलब वो चित्तौड़गढ़ से सांसद क्यों मांग रहे हैं वो? चित्तौड़गढ़ में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और एक का टिकट काटा था, वो निर्दलीय जीतकर आ गए, तो CP जोशी को लग रहा है कि वहां पर मुझे थोड़ा वोट जीतेंगे जरूर, लेकिन वोटों का अंतर कम होगा। जयपुर ब्राह्मण बहुल सीट है। और CP जोशी ने जब ये सीट मांगी तब क्या हुआ? कौन सी? CP जोशी ने जब जयपुर की सीट मांगी, वो कहानी नहीं बता रहे हैं आपको अंदर की आज। नहीं, पार्टी ने कहा, पार्टी डिसाइड करेगी आपको जहां से ये पार्टी, वहां प्रदेश अध्यक्ष पूरी सीटों पे आपकी लड़ने की तैयारी होना चाहिए, पार्टी डिसाइड करेगी। CP जोशी जी ने जिस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया था चित्तौड़गढ़ से, वो व्यक्ति निर्दलीय जीत गया, और उसने दिल्ली में आकर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी कर ली थी। अब उनको याद दिलाया जा रहा होगा ना कि उसको तो आपने टिकट, जीतने वाले को टिकट कटवा दिया, अब आप कह रहे हो कि हमको सेफ सीट दे दो। सेफ सीट दे दो, तो मुझे लग रहा है उन्हें CP जोशी को वहीं
से लड़ना पड़ेगा, जहाँ चित्तौड़गढ़ से पार्टी डिसाइड करेगी। ठीक है। सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ भी हाँ, जयपुर ग्रामीण से नाम चल रहा है। जयपुर हरियाणा की 4 सीट की बात कर लेते हैं। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, सिरसा से सुनीता दुग्गल, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह और फरीदाबाद से सिटिंग एमपी कृष्णपाल गुर्जर, इनका टिकट पक्का है। कुछ सवाल दर्शकों के चूंकि हमने मांगे थे आपसे, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर के एक सवाल आया है, क्या कांग्रेस जो अपने आप को सेंट्रिस्ट पार्टी कहती थी, क्या वो कह सकती है ऐसा खुद को, या खुलकर एक्सट्रीम लेफ्ट हो चुकी है? नहीं, मुझे लगता है अब इसमें कोई भ्रम जैसी गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस पार्टी जहां खड़ी है वो कहती तो है, बोलती तो है जिस तरह से, उसमें कई बार लगता है कि वो बहुत, जिसको कहते हैं ना, लोगों के हक की, हुकूक की, हित की बात कर रही है। लेकिन ध्यान से देखिए, एंटी इंडस्ट्री दिखती है, ध्यान से देखिए, एंटी हिंदू देखिए, और सबसे जो बड़ी बात है कि राहुल गांधी अभी जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो बार बार जो जिसको हम कहते हैं ना कि विभाजन के तौर पर उत्तर दक्षिण भाषा का, तो ये भेद जहां ये कोई सेंट्रिस्ट पार्टी तो कर ही नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी का जो मूल चरित्र है, जो धीरे धीरे क्षरण हो रहा था, वो अपने न्यूनतम पर चला गया। और ये आरोप जो है ना, सवाल था, ये जो आरोप है लेफ्ट की तरफ झुकने का कांग्रेस का, ये हम लोग बिल्कुल नहीं लगाते हैं, ये ममता बनर्जी लगाती हैं उन पे, जो उनके सहयोगी हैं। सीताराम येचुरी उनके सब टॉप एडवाइजर बने हुए राहुल गांधी के। कांग्रेस के भीतर के लोग लगाते हैं, यही कह कह के निकलते हैं कि आजकल सब तो कम्युनिस्ट समझाते हैं राहुल गांधी को। मनोज कुमार शुक्ल ने पूछा है, आप जवाब दीजिएगा इसका हर्षवर्धन जी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार कौन हो सकता है? क्या प्रेम शुक्ला लड़ेंगे चुनाव? नहीं, प्रेम शुक्ला वहीं के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मजबूत नेता हैं, वहां से एक अच्छे दावेदारों में से हैं। वहां अगर मेनका गांधी का टिकट कटेगा, जो लगभग तय माना जा रहा है, तो उनकी भी वहां मजबूत दावेदारी है। एक सवाल ये आया है, और ठीक है, ये सवाल इस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए। अक्सर मीडिया के रोल पर बातचीत होती है, तो ये सवाल पूछ रहे हैं हमसे मानस रंजन प्रधान, why is the media using a microscope against the opposition? Don't they feel in this process our democratic values is going low? मतलब हम मीडिया जो है ऑपोजिशन की इतनी चर्चा क्यों करता है? क्यों हम लोग बारीकी से, कहाँ गठबंधन हो गया, राहुल गांधी ने क्या कह दिया, क्यों इतना हम लोग बारीकी से कांग्रेस को ऑब्जर्व करते हैं? मीडिया ये चाहता है कि विपक्ष जो है एक जो संगठित और एक पोटेंट, या मैं बोलूं जो मजबूत जो है, सक्षम जो है, वो ऑपोजिशन की तरह बीजेपी को कोई चुनौती दे। देखिए, जब विपक्ष जो है वो कोई भी एक ऑल्टरनेटिव जो थॉट है, या फिर ऑल्टरनेटिव जो एक हम ये कहें कि विजन जो है, वो देश के सामने रखने में मतलब सक्षम नहीं हो पाता है, तो मीडिया नेचुरली उसको ये कहता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई है कि आपका गठबंधन नहीं बन पाता है, क्या प्रॉब्लम हो गई है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसको छोड़ के जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है कि आप मेजॉरिटी होते हुए अपना राज्यसभा में जो कैंडिडेट नहीं जिता पाते हैं। तो ये तो सवाल बनेंगे ही। फिर इसमें एक लाइन बस जोड़ दूं आपको तुरंत का उदाहरण। और पहली बात तो ये कि अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक तरीके से देख रहे हैं, तो इससे कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मसला कहां से आ गया आपके सवाल में। लेकिन इसको अलग से देखना हो तो नीतीश कुमार जी को देखिए, यही मीडिया कहता था ना कि नरेंद्र मोदी के सामने एक बेहतर प्रत्याशी, जो परिवारवाद का आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, और अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी ऐसी मुश्किलों में फंस जाए, उसके सहयोगी छोड़ छोड़कर जाने लगे, तो हम फिर बात करेंगे। शिवसेना के समय हमने बात की थी, अकाली के समय हमने बात की थी, जेडीयू के समय हमने बात की। बहुत छोटे में समीर जी, ब्रेक का वक्त हो गया है। सवाल ये चेतन नागर पूछ रहे हैं, चुनाव में गठबंधन काम करता है ज्यादा या समीकरण? देखिए, गठबंधन भी काम करता है, लेकिन सब पार्टी की लोकप्रियता कितनी है, संगठन कितना मजबूत है और उस पार्टी का नेतृत्व कैसा है, ये बहुत ज्यादा काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका नेतृत्व, संगठन काम कर रहा है। गठबंधन बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि छोटे दलों को और गठबंधन के साथ ज्यादा सीटें जा सकती है। गठबंधन महत्व रखता है उस स्थिति में जब पार्टी का अपना आधार बहुत मजबूत है और उनके पास कोई लोकप्रिय नेता हो। बहुत शुक्रिया कहानी कुर्सी की में आज इतना ही। हर्षवर्धन जी, राहुल जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 2 दिन में 3 स्टेट, झारखंड, बंगाल और बिहार, मोदी का धुआंधार प्रचार, 96 सीटों का कैसे मोदी कर रहे हैं इंतजाम।